नमस्कार। टेक लीगल यस फोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सहारा निवेशकों के पैसों का भुगतान करना इतना आसान नहीं है। जितना आसान हम सब लोगों को लगता है उतना आसान नहीं है, और इस चीज को सरकार भी बखूबी जान रही है, सुप्रीम कोर्ट भी बखूबी जान रही है। क्यों जान रही है? क्योंकि सहारा इंडिया के पास आज एसेट तो है, लेकिन उन एसेटों की नीलामी करना भी पता नहीं क्यों सरकार को कठिन लग रहा है, या उस एसेट की कीमत कितना है यह भी आज दिन तक सरकार के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। और सरकार के द्वारा जो पूंजी है, जो पैसा सहारा इंडिया का जमा है, वो लगभग 25,000 करोड़ है, जबकि सहारा इंडिया के निवेशकों का जमा राशि अगर हम मूलधन बोलें तो लगभग, जैसा कि सहारा सरकार के द्वारा ही लोकसभा में बताया गया है कि 86,000 करोड़ रुपए जमा है। तो 86,000 करोड़ को अगर हम डबल या 2.5 गुना 3 गुना तक सहारा बोली थी देने के लिए, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 2 से 3 लाख हजार करोड़ रुपए भुगतान करना है। तो इतनी बड़ी राशि का भुगतान 25,000 करोड़ से तो होगा नहीं। तो आखिर होगा कैसे? इस कठिन समस्या का निदान सरकार के पास भी नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण पोर्टल है। जिस तरह से पोर्टल पर लगभग 99% क्लेमों को रिजेक्ट किया जा रहा है, यहां तक रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे रीजन के कारण रिजेक्ट किया जा रहा है जिन रीजनों का कोई औचित्य ही नहीं है। अब निराधार रीजन के आधार पर आप क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे निवेशकों के रिजेक्शन में यह लिखा है कि सहारा सोसाइटी के द्वारा खाता ओपनिंग का फॉर्म स्कैन नहीं किया गया है। अब बताइए, सहकारी सोसाइटी के द्वारा खाता ओपनिंग का फॉर्म स्कैन नहीं किया गया है, तो इसमें निवेशक की क्या गलती है? या सहारा इंडिया के द्वारा यह प्रूव्ड नहीं किया जा रहा है, या सहारा इंडिया के द्वारा यह बोला जा रहा है कि इनका डाटा सहकारिता में नहीं मिला, तो इसमें निवेशक का क्या गलती है? क्या निवेशक जो जमा किया है, जो बॉन्ड उसको मिला है, वह बॉन्ड फर्जी है? अगर वह बॉन्ड फर्जी नहीं है, यह सहारा इंडिया के सोसाइटी की समस्या है। उस समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान करने के लिए सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए, सरकार को आदेश जारी करना चाहिए। लेकिन इस रीजन के कारण कि सहारा इंडिया सोसाइटी के द्वारा खाता ओपनिंग का फॉर्म स्कैन नहीं किया गया, इसलिए निवेशक का क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है और उनको सुझाव दिया जा रहा है कि आप सहारा सहकारी ब्रांच में विजिट करें। अब सहकारी सोसाइटियां के जो ब्रांच हैं, वह ब्रांच, सभी ब्रांच तो बंद हैं। अब निवेशक जाए तो जाए कहां? माने इस तरह से ऐसे धर्म संकट में खड़ा कर दिया गया है सहारा निवेशकों को कि आज इस जटिल समस्या का कोई समाधान ही दिखाई नहीं देता किसी पार्टी का। साथियों, आज एक और भी गंभीर समस्या है। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, बहुत क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी पार्टी का विजन, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य इस मैटर पर स्पष्ट नहीं है। न तो सत्तारूढ़ दल भाजपा इस महत्वपूर्ण समस्या पर अपना कोई एजेंडा, अपना कोई राय रखती है कि हम निवेशकों का भुगतान कराएंगे, कैसे कराएंगे, कहां से फंड लाएंगे, कोई स्पष्ट विजन नहीं है। मुख्य विपक्षी दल अगर हम देखें कांग्रेस पार्टी का भी इस अहम समस्या पर
कोई विजन नहीं है। एक शब्द कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने आम सभा में, अपने एजेंडा में, अपने घोषणा पत्र में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि हम 11-12 करोड़ जो निवेशक हैं, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, उस परिवार के सदस्यों के साथ हम न्याय करेंगे, उन सदस्यों के रोजगार को हम बचाएंगे, न्याय करेंगे, यह कहना दूसरी बात है। निवेशकों का भुगतान दिलाएंगे, यह तो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम प्रत्येक निवेशकों के पाई पाई का भुगतान करेंगे, ब्याज सहित राशि का भुगतान करेंगे। यह तो खाली जुमला प्रतीत होता है। क्यों जुमला प्रतीत होता है? आप भुगतान करेंगे, मैं मानता हूं, लेकिन कैसे करेंगे उसका रोड मैप तो आप जनता को बताइए। कितना दिन में करेंगे, कहां से फंड की व्यवस्था करेंगे, इन सब का रोड मैप जानने का अधिकार जनता को है। लेकिन कोई पार्टियां अपना विजन स्पष्ट नहीं कर रही हैं। साथियों, इस गंभीर मुद्दे पर मेरा मानना है कि हम सरकार से पूछ सकते हैं, आरटीआई के माध्यम से, हम विपक्षी पार्टी से भी पूछ सकते हैं आरटीआई के माध्यम से, कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा परिवार आज संकट में है, तो उनके साथ उनको न्याय कौन पार्टी दिलाने के लिए आगे आ रही है? कौन पार्टी अपने एजेंडा में, अपने घोषणा पत्र में इस चीज का दावा कर रही है कि मैं सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाऊंगा तथा सहारा परिवार के जितने एम्प्लॉय हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था भी मैं करूंगा। कोई पार्टियां आज बोलने को तैयार नहीं है, और न ही राष्ट्रीय मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया समूह के घराने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, चाहे प्रिंट मीडिया हो गया, किसी मीडिया के द्वारा भी इन गंभीर समस्याओं का जिक्र नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है? साथियों, कहना नहीं चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को अपना जजमेंट दिया। मैं इस जजमेंट को ऐतिहासिक मानूं या ना मानूं, क्योंकि इसके पूर्व भी सहारा सेवी विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बखूबी मालूम था कि इस लड़ाई में देश के लगभग 11-12 करोड़ लोग पीस रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बखूबी मालूम था, लेकिन उस प्रकरण को, आज भी उस प्रकरण को ठंडे बस्तों में डाला गया है। और एक अन्य प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया, आगामी 6 महीना के अंदर सहारा समूह के वैध जमाकर्ताओं का पारदर्शी तरीके से वितरण किया जाए। एक शब्द जो वैध जमाकर्ता का आदेश है, उसी वैध जमाकर्ता को लेकर 99% दावों को रिजेक्ट किया जा रहा है। 1% वैध हैं, उनका मिल जाएगा। आगामी इसकी जो हेयरिंग है सर्वोच्च न्यायालय में दिसंबर माह में है। दिसंबर माह में 6 महीना पूरे भी हो रहे हैं। वहां पे सरकार के द्वारा डाटा भी दिया जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो सहारा समूह के वैध निवेशक हैं, उनके लगभग 10,000, 20,000, 25,000, 1% है तो 2-3 लाख लोग अगर आवेदन किए हैं तो 30,000 लोगों का, ये 30,000 वैध है, 30,000 लोगों का भुगतान कर दिया गया। शेष प्रक्रिया माननीय न्यायालय के आदेशानुसार संचालित की जाएगी। अब माननीय न्यायालय को उसमें क्या विश्वास होता है, उनके कागजों में कितना प्रभाव पड़ता है, शायद माननीय न्यायालय यह भी आदेश कर दे कि ठीक है, आप जितने वैध निवेशक हैं उनका भुगतान हो गया, अब जो राशि शेष बची है उस राशि को पुनः सहारा से भी रिफंड खाते में भेज दिया जाए।
और उस राशि को फिर सरकार को दे दिया जाए विकास करने के लिए, सरकार अपना विकास करे चाहे जो करे, क्योंकि अब वैध निवेशक तो बचे नहीं हैं। ऐसा भी जजमेंट आ सकता है साथियों, क्योंकि अब क्या कहें कैसे कहें, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विदों को इन निवेशकों का दुख दर्द दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, जिन की लड़ाई लड़ते लड़ते आज लगभग 3-4 हजार निवेशक कार्यकर्ता अपना जीवन लीला समाप्त कर लिए, फांसी लगा के झूल गए, आत्महत्या कर लिए, इलाज के पैसों के कारण मृत्यु हो गई। जिन सपनों के लिए एक एक पैसा जोड़ के रखे थे, उनका वह कार्य नहीं हो पा रहा है। उस बेचैनी में उसके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, शायद माननीय न्यायाधीश गणों को यह दिखाई न देता हो, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया इस चीज को उठा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह से इन सब समस्याओं का रोज बरोज जिक्र किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार, सत्ता पक्ष या विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम निवेशक क्या करें। अब हम निवेशकों के पास क्या विकल्प रह गया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल अपडेट किया जा रहा है, पोर्टल में अन्य विकल्प जोड़े जा रहे हैं, किया जा रहा होगा, जोड़े जा रहे होंगे, जोड़ा जाएगा, लेकिन क्या भुगतान होगा, भुगतान होगा तो कैसे होगा, कितने दिन में होगा, कैसे होगा, फंड की व्यवस्था कहां होगी। यह हवा में तीरबाजी करने वाला काम है। हवा में तीरबाजी से किसी का कोई भला नहीं हुआ है। और नहीं अगर हम कह दें कि हम आसमान में घर बनाएंगे और उन घरों में ले आके लोगों को आवास देंगे, वहां पे हमारी आबादी सुख चैन से रहेगी, यह बिल्कुल जुमला ही साबित होता है, जैसा कि सत्ता दल वाले कर रहे हैं। इन सबका रोड मैप क्या है, राष्ट्रीयकृत पार्टियों का इसमें उनका विजन क्या है, इसमें उनका उद्देश्य क्या है, इनमें उनका एजेंडा क्या है, इसको जानने के लिए अब हम सब लोगों को उन राष्ट्रीयकृत पार्टियों से आरटीआई लगा के जानकारी मांगना होगा, क्योंकि हम सब लोगों को 2005 से ही जानने का हक प्राप्त हो गया है। हमें यह जानने का अधिकार है कि जो देश का सबसे बड़ा परिवार था, देश ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा परिवार था, वह परिवार आज खत्म होने के कगार पर है। उस परिवार को बचाने के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है, उस परिवार के निवेशक का पैसा दिलाने के लिए आपकी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी पार्टी कैसे भुगतान कराएगी, वह फंड कहां से व्यवस्था करेगी। क्या सहारा के संपत्ति को बेच कर दिया जाएगा, अगर संपत्ति को बेच कर दिया जाएगा तो कितना कुल धन राशि की प्राप्ति होगी, अगर घटता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। यह प्रश्न सत्ता दल से, विपक्ष से किया जाए और सरकार तथा विपक्ष का विजन जानने के बाद आगामी आने वाला चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, उसमें हम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए उस पार्टी की सरकार बनाएं ताकि हम सारे निवेशकों का भुगतान हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।